बीजेपी के अंदर जो मोदी शाह वाला गुट है उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो चली है। वो ऐसी चादर है जो बहुत है तो छोटी, इसीलिए जब इधर वाला छोर पकड़कर खींचते हैं तो दूसरा वाला छूट जाता है, और जब दूसरा वाला पकड़ते हैं तो पहला वाला छूट जाता है। जी हां, आज यही दिखाने जा रहा हूं कि पहले से ही तय हो गया था कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का जो प्रस्ताव है वो इंडिया गठबंधन को किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने दिया था, और उसका पूरा फॉर्मूला भी बताया था कि दरअसल उनके अपने 17 वोट यानी 16 लोकसभा, एक राज्यसभा, ऐसे केसीआर वाले, ऐसी जनसेना पवन कल्याण वाले, और तो और जगनमोहन रेड्डी के वोट, ये तमाम वोट हैं और इनके जरिए बड़े आसानी से बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। ये खबर जैसे ही पहुंची तो आपके अपने चैनल DS4 ने दिखाया था कि कैसे 5,000 करोड़ रुपए की एक तो डिमांड की गई, बुला लिया गया दिल्ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, वैसे ही एक संकेत भी दे दिया। संकेत क्या था? संकेत यह कि भूल गए 2023 गिरफ्तारी, 371 करोड़ मसला, स्किल डेवलपमेंट, बाद में रोए थे, तमाम चीजें याद है ना। तो उसके फौरन बाद ही चंद्रबाबू नायडू कहने लगे हम तो एनडीए के साथ हैं, हम तो सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट करेंगे। लगने लगा कि अब पूरा मामला वैसे ही हो गया जैसा दिख रहा था, यानी पूर्ण बहुमत जीतने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। लेकिन यही हो गया खेल, एक बैठक हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी बैठक जिसके बारे में पहले से ही मोदी शाह बहुत आशंकित थे कि कहीं यह ना हो जाए, क्योंकि ऐसी एक बैठक पहले भी हुई और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ उसमें आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी मोदी शाह की कैंडिडेट संजीव बालियान की हार हुई थी। और इस बार क्या उपराष्ट्रपति पद में यही खेल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। खबर यह है कि एक तरफ तो उन्होंने संभाल लिया कि ध्यान रखना 371 करोड़ का घोटाला, ये वो तमाम चीजें, और माना भी ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू अब मौके की फिराक में है, बस एक मौका मिलेगा उसके बाद देखिए क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच सब कुछ कर लेने के बावजूद क्रॉस वोटिंग धड़ल्ले से होगी। ये क्यों कह रहा हूं, पहले खबर देख लीजिए। तो पहली खबर निकल कर आती है जिसमें बताया गया 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा, बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप बदलने जा रही है बिहार चुनाव से पहले। और उपराष्ट्रपति चुनाव दरअसल हो यह रहा है कि एक आरएसएस ने गुप्त मीटिंग बुलाई। यह आरएसएस की मीटिंग थी, पहले यह समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गुप्त मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें मोदी शाह या फिर मोदी शाह गुट के किसी नेता को, न सांसद न मंत्री को बुलाया गया। खबर यह निकल कर आई 100 बीजेपी नेताओं को, सीनियर नेताओं को बुलाया गया। और जो 100 सीनियर जो नेता थे, ये वो लोग हैं जो मोदी शाह गुट से एंटी है, जिसमें नितिन गडकरी का नाम भी है, बहुत सारे नेता, उन नेताओं का गुट है। इनमें से 100 नेताओं को बुलाया। दरअसल अभी आपको मालूम है कि 240 सांसद हैं बीजेपी के, पता है, 102 राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन जो 100 नेता, जो 240 है, उसमें से 100 नेता विश्वास पात्र आरएसएस के। बीजेपी मोदी शाह भी जानते हैं कि हां यह बात क्लियर है कि अब तक इसलिए शांत बैठे थे क्योंकि हम वहां बैठे थे बहुत ऊपर, 300 से ज्यादा सीटें थी, 306 सीटें थी, लेकिन अब आ गए 240 पर। 240 में से सीधे सीधे 100 सांसद ऐसे चुने गए जो आरएसएस के करीबी हैं। अब बचे 140। इन 140 सांसदों का भी लेखा जोखा बता दूं, ये वो हैं जो ना इस गुट में ना उस गुट में, जहां हमें मौका मिलता है वहां चले जाते हैं। 50-60 ऐसे हैं, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 65 से 70 ऐसे सांसद हैं जो मोदी शाह के गुट के हैं। ये हर कोई जानता कौन कौन से हैं, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे, ये सारे के सारे सांसद उसमें चुने जाते हैं। तो इन सांसदों को नहीं बुलाया। खबर निकल कर आई, दैनिक भास्कर की खबर है, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा हुई, बिहार चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप बदलनी है। लेकिन इस लीडरशिप के साथ एक और खेल है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। ये 100 MP, क्योंकि लग रहा था कि इस बार तो चंद्रबाबू नायडू वाले मसले पर वाकई लगा पासा पलट दिया, लेकिन पासा पलटते पलटते रह गया। अब आप अंदाजा लगाइए, 427 इनके वोट, उसमें से लोकसभा के 100 पलट जाए, कितने हुए? 327, और चाहिए कितने? 392। जी हां, आरएसएस अब से खुन्नस खाकर नहीं बैठा। आप कहेंगे आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों बीजेपी के साथ ऐसा करेगा? तो वो बीजेपी के साथ नहीं कर रहा। सबसे पहले आरएसएस की एक नीति समझ लीजिए, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, वो उस गुट के खिलाफ कर रहा है जिस गुट ने अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया, जो आरएसएस को भी नहीं समझता था। वो पार्टी बीजेपी को भी नहीं समझते थे, वो तो समझते थे बीजेपी हमारी वजह से है, अगर अभी मोदी शाह हट जाए, बीजेपी छोड़ दे तो बीजेपी का वजूद नहीं। ये तय किया गया।
वो बात अलग है कि जब मंच पर आएंगे तो बोलते ऐसे ही पार्टी हमारी माँ है, पार्टी है वो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव चल रहा था। ये जेपी नड्डा का ही बयान है, स्पष्ट बता रहा हूं, जेपी नड्डा का बयान था अटल जी और अडवाणी जी के वक्त में, जब बीजेपी थी उनके हाथ में, तब आरएसएस की जरूरत बीजेपी को पड़ती थी, तब बीजेपी को पड़ती थी आरएसएस की जरूरत। ये मोदी का युग है, इस मोदी के युग में आरएसएस की हमें कोई जरूरत नहीं। ये जेपी नड्डा का बयान है, ये स्पष्ट तौर पर तब से ही जेपी ने आरएसएस ने सोच लिया था कि बताएंगे, आने तो टाइम। और देखिए टाइम आया, नतीजे आए, 240 पर आए, सारी एकड़ी गायब हो गई और हर एक जगह अब आरएसएस घेर रहा है। तो ये मत सोचिए, जो विश्वास पात्र भी है, जो अब बीजेपी के समर्थक है, तो ये मत सोचिए बीजेपी के खिलाफ आरएसएस काम कर रहा है। वो उस गुट के खिलाफ कर रहा है जिसने ना, उस गुट ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा हर चीज में। भगवानों को देख लीजिए, कोई धार्मिक कार्यक्रम में आपने तस्वीरें देख लेंगी, देश से ऊपर समझना, पार्टी से ऊपर समझना, संगठन से ऊपर समझना, ये तमाम चीजें आपने देख ली होंगी। विपक्षी छोड़ दो, अपने साथियों को कुछ नहीं समझते, ये देखा। इसीलिए माना जा रहा है ये उपराष्ट्रपति पद से पहले अगर ये होता है, क्योंकि एक और जगह खबर छपी, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से हुई चर्चा। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि इसके बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर माना जा रहा है ज्यादातर संजय जोशी की तरफ है। संजय जोशी का पार्टी में आते ही, कमान हाथ में आते ही सबसे पहले अगर कोई दिक्कत में आएगा तो उनका नाम है अमित शाह। आप कहेंगे नरेंद्र मोदी को नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी से संजय जोशी का 36 का आंकड़ा है, ये क्लियर है। इसीलिए आरएसएस जानबूझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी को आगे कर रही है, पहला। अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के से 36 का आंकड़ा है तो अमित शाह क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को पहले ही कह दिया गया हम आपका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान के साथ आप आए थे, सम्मान के साथ चले जाइए। 17 सितंबर के बाद हम पूरा सितंबर का महीना आपको देंगे, 30 का महीना होता है, 30 सितंबर तक आप आराम से नमस्ते करिए, लेकिन अक्टूबर में नहीं। आप अक्टूबर में आपके नाम के आगे प्रधानमंत्री नहीं पूर्व प्रधानमंत्री होना चाहिए। फिर एक था कि अमित शाह को बना दीजिए, उन्होंने कहा अमित शाह भी नहीं, नहीं बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री रहना है तो बताइए उनको, वरना प्रधानमंत्री तो नहीं। यानी जब वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे अमित शाह, जब उनके साथ जेपी नड्डा और तमाम लोग रहेंगे, जब वो पकड़ कमजोर होगी, जब प्रधानमंत्री आरएसएस के पसंद के बनेंगे, तो एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के पसंद के, वो भी संजय जोशी, तो मुसीबतें किसी और की नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी अमित शाह की। और माना ही भी जा रहा है इतना दबाव शायद ये अंधभक्तों के चाणक्य संभाल ना पाए और इस्तीफा देना पड़ जाए। जी हां, अमित शाह इस्तीफा भी दे सकते हैं, यह भी खबर है, क्योंकि ये जो बैठक है 100 सीनियर नेताओं से मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, ये इसी अंदेशे के सहित हुए। दरअसल आरएसएस अब चाहता है 11 बरस बाद कि जो बीजेपी है उसे इस पूरी छत्रछाया से बाहर निकाला जाए। ये जो गुजरात वाली जोड़ी का वाला छत्रछाया है ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या हो तुम हो, लेकिन यहां पर उल्टा है, हम ही हम हैं तो हैं हम, ये कह रहे हैं और ये करते रहे, इससे बाहर निकालना है। लेकिन अब दो डर है, पहला डर उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, 100 बीजेपी नेताओं सांसदों की मुलाकात हो जाए तो सोचिए क्रॉस वोटिंग का आंकड़ा क्या होगा, ना चंद्रबाबू नायडू भर पाएंगे, ना उनके कोई सहयोगी भर पाएंगे। दूसरा प्रधानमंत्री पद, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, ये तमाम चीजें बड़ी चुनौतियां हैं। आरएसएस चुपके से वो खेल कर गया जिसकी भनक बीजेपी और खासकर मोदी शाह को भी नहीं लगी। नमस्कार।